Alright, Assalamualaikum everyone. So today we are going to be doing May June 2019 paper 1-2 for O level physics. So without any further ado, let's start. तो कहते हैं which reading is given to 1/10 of a centimeter. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि what do we mean by 1/10 of a centimeter. ठीक है. So this basically means 1/10 of a millimeter. अब द क्वेश्चन इज कि मिलीमीटर क्या होता है, राइट? सो मिलीमीटर हम कहते हैं कि दिस इज सिंपली 10 टू द पावर ऑफ -3. ठीक है, द प्रीफिक्स मिली मीन्स 10 टू द पावर -3. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ, अगर आपको थोड़ी सी इंडिसेस आती हों तो आपको समझ आ जाएगी कि ये जब आपस में मतलब कि कह लें कि जब ये इसके ऊपर जाएगी इंडेक्स, अगर आप ग्रेड 11 से बिलोंग करते हैं तो आपको ये सारी बात समझ आ जाएगी जो मैं कह रही हूँ. सो दिस विल बेसिकली बिकम 10 इंटू बेसिकली -1. सो आपके पास 10 -4 आ जाता है, ठीक है, इन मीटर्स. अब सवाल ये है कि आपके पास जितनी भी ऑप्शंस गिवन है दे आर इन सेंटीमीटर. ठीक है, सो हाउ अबाउट वी कन्वर्ट दिस इनटू सेंटीमीटर. अब आपको पता है कि एक मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, राइट? तो आपने 10 टू द पावर ऑफ -4 आपके पास अगर मीटर है तो सेंटीमीटर में किस तरह रिप्रेजेंट होगा? दैट टर्न्स आउट टू बी, अगर आप मतलब खुद इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर में देख लें, लेकिन इट विल टर्न आउट टू बी 10 टू द पावर ऑफ -2. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर और समथिंग दैट यू कैन राइट एज 0.01 सेंटीमीटर. ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर. हम यहाँ से स्टार्ट हुए थे, हमने मिली से फिर इसको मीटर्स में कन्वर्ट किया और मीटर्स में हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर होते हैं. वहाँ से फिर हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया और हमें अंदाज़ा हो गया कि भाई इस प्रिसीजन की बात हो रही है, 2 डेसिमल प्लेसेस की बात हो रही है इन सेंटीमीटर. तो ऑब्वियसली फिर आंसर बहुत क्लियर है, इसका आंसर बी बनता है जो आपके 2 डेसिमल प्लेसेस तक गिवन है. ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 2. A woman runs 2 kilometers from X to Y in 20 minutes and then rests at Y for 10 minutes. She then takes 10 minutes to run 1.6 kilometers from X to Z. So वो कह रहे हैं what is the size of her average velocity for the journey from X to Z. अच्छा, अब इस क्वेश्चन में जो गौर करने वाली बात है ना, वो ये कि उन्हें आपसे एवरेज स्पीड नहीं मांगी, उन्हें आपसे एवरेज वेलोसिटी मांगी है. अब काफ़ी लोगों को इसके दरमियान का डिफरेंस मतलब वो इग्नोर कर देते हैं, बट एवरेज स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. हाउएवर जो आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है दैट इज़ टोटल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम. सो इसको इतने आसानी से इग्नोर नहीं कर देना कि उन्हें एवरेज स्पीड नहीं मांगी, उन्हें एवरेज वेलोसिटी मांगी है. अच्छा, सो इसका मतलब है कि टोटल टाइम चाहिए हमें और टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए. नाउ दिस वुमन हैज़ वॉकड फ्रॉम X टू Y टू Z. तो उन्हें ये जर्नी कवर किया. ठीक है, अगर आपके दिमाग में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मुझे आराम से बता सकते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ पर दैट इज़ 3.6 किलोमीटर्स और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ 2.4 किलोमीटर्स. बिकॉज याद रखें डिस्टेंस इज़ एक्चुअली द टोटल डिस्टेंस यू आर, यानी आप जितनी लेंथ एक्चुअल में कवर कर रहे हैं उसको हम टोटल डिस्टेंस कहते हैं. लेट्स से ये आपका A to B पाथ था, आपने फॉलो ये जिगजैग पाथ किया. ठीक है, दिस इज़ योर टोटल डिस्टेंस. हाउएवर अगर आपसे कोई कहे कि यार मुझे टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो बता दो, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज़ राइट हियर. टोटल डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज, इसका सबसे आसान तरीका ये, इट इज़ ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट बल्कि स्ट्रेट भी कहना चाहिए, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स जिसमें आपने ट्रैवल किया है. तो आप बता सकेंगे मुझे कि दिस राइट हियर मैम इज़ द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, सो अगर अब ये डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है टोटल ये है, ठीक है, एंड दिस राइट हियर वाज द डिस्टेंस, बट टोटल डिस्टेंस में हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम टोटल डिस्प्लेसमेंट में बिकॉज वेलोसिटी की बात हो रही है. तो यू विल प्लग 2.4 किलोमीटर्स हियर, द यूनिट्स गिवन आर किलोमीटर्स पर मिनट. You will just divide it by the total time, which is 20 minutes first, then 10 minutes, and then 10 minutes. So that is 40 minutes
इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0.060 किलोमीटर्स पर मिनट, विच इज़ योर आंसर ए। आई होप ये आपको अब क्लियर होगा। Okay, question number 3. A cyclist traveling in a straight line at 8 meters per second accelerates to 12 meters per second in a time 6 seconds. Which expression gives the acceleration? So, acceleration का formula होता है delta v over t, where delta v is basically your final velocity minus initial velocity divided by time. तो initial velocity उनकी ये है, इधर से वो start करते हैं फिर वो accelerate करते हैं to this velocity which is the final velocity in a time of t. अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूँ दैट जस्ट मीन्स 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आपका आंसर सी बनता है। तो ओ माय बैड, द आंसर इज डी। 12 माइनस 8 है, उसको आपने डिवाइड बाय 6 कर देना है। ओके, now we will be doing question number 4, which says that the diagram shows the distance time graph for a moving object. What is the moving object? तो ज़रा इस ग्राफ को स्टडी कर लेते हैं। इट्स अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विच मीन्स कि इसका जो ग्रेडियंट है दैट इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय स्पीड। ठीक है, सो लेट्स स्टडी व्हाट इज़ हैपनिंग टू द स्पीड। सो ग्रेडियंट हमारा वक्त के साथ कम स्टीप होता जा रहा है, इवेंचुअली द ग्रेडियंट बिकम ज़ीरो। सो इट मीन्स कि हमारी जो स्पीड है वो कम हो रही है एंड इवेंचुअली हमारी जो स्पीड है वो ज़ीरो हो रही है। ठीक है, अगर आपको ग्राफ्स पढ़ने आते हैं तो आप ये बता सकते हैं, और अगर आपको इसको इमेजिन करने में या इसको इवेल्युएट करने में मसला हो रहा है, सो इट मीन्स के आपके ग्राफ्स थोड़े से वीक हैं। आई ट्राई कि मैं एक इसके ऊपर भी वीडियो बना दूँ, बिकॉज आई थिंक ओ लेवल फिजिक्स स्टूडेंट्स डोंट नो वेरी वेल हाउ टू डील विद ग्राफ्स। So I'll try to make a video on that. अच्छा जी, कहते हैं जी what is the moving object? So I know this object is going to lose speed and eventually it will come to rest. क्वेश्चन नंबर ए में कहते हैं जी अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड फॉलिंग बैक टू द थ्रोअर। तो जब आप बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी कम होती है बिकॉज वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही होती है, ग्रेविटी उसको नीचे पुल कर रही होती है। सो इवेंचुअली वो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है और रेस्ट पे आती है एंड देन इट चेंजेस डायरेक्शन एंड फॉल्स डाउन। इसका जो ग्राफ होता है वो भी कुछ ऐसा ही बनेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बिकॉज आपकी जो स्पीड है वो कम होते 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 यहाँ पे ज़ीरो हो जाती है। ठीक है जी, यू कैन सी द ग्रेडियंट इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल एंड देन इट इवेंचुअली स्टार्ट्स इंक्रीजिंग बैक। ठीक है, सो इसका आंसर ए नहीं हो सकता। इसका ए का जो ग्राफ है मैंने आपको दिखा दिया। उन्होंने कहा अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट स्पीडिंग अप एज इट मूव्स अवे फ्रॉम अ ट्रैफिक सिग्नल। तो अगर एक गाड़ी स्पीड अप हो रही है तो उसकी जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो एट बेस्ट ऐसा होगा। स्पीडिंग अप मीन्स कि वो उसकी हर आने वाली स्पीड ज़्यादा है, यानी 30 किलोमीटर्स पर आवर थी, फिर 40 हुई, फिर 50, फिर 60। सो द स्पीड इज़ नॉट इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। एट बेस्ट अगर हम कह भी दें कि भाई नहीं उसकी स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रही है, यानी कि पहले वो 30 है, फिर 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50, वो भी काइंड ऑफ ऐसे ही रिप्रेजेंट होगी, क्योंकि दिस इज़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, राइट। एंड इसका जो ग्रेडियंट है वो आपको स्पीड देता है। स्पीड जो है अगर कांस्टेंट होगी, यानी 30 मीटर्स पर सेकंड ही रिमेन करे, तब ग्राफ ऐसे बनेगा। लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली स्पीड बढ़ रही है तो फिर ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। यू कैन सी आपका जो ग्रेडियंट है वो स्टीप होता जा रहा है। ठीक है जी, इसका आंसर बी भी नहीं हो सकता, हम देख सकते हैं। कहते हैं जी अ रॉक ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाई क्लिफ फॉलिंग इनटू द सी बिलो। अब देखें इस सी में क्या होगा, आपने एक रॉक को गिराया और वो इवेंचुअली क्या होगा, गिरते गिरते उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी एज इट विल ड्रॉप, और उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और उसके साथ जब वो इसके अंदर जाके लगेगा, यानी जब वो सी में जाके लगेगा, यहाँ पर उसकी अचानक से स्पीड कम होगी बिकॉज उसको एक वाटर थ्रस्ट लगेगा, उसको पानी रेजिस्ट करेगा, लेकिन इट स्टिल कीप्स ऑन फॉलिंग। सो आई वुड इमेजिन दिस टू बी समथिंग लाइक ये इसकी स्पीड बढ़ रही है और अचानक से इसका ग्रेडियंट आप कह लें कि कम हो जाएगा, यानी कि स्पीड कम हो जाएगी इसकी, कम कम होते 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 अब ये कांस्टेंट हो जाएगी। एट बेस्ट दिस इज़ हाउ इट विल लुक लाइक। सो इसका आंसर सी भी नहीं है। लुकिंग एट डी, they're saying that a train breaking to a halt as it stops at a station. You notice the word stop, इसका मतलब है स्पीड ज़ीरो हो रही है। एंड दिस एक्चुअली ये बिल्कुल फिट बैठता है हमारी सिनारियो पे, जब हमने कहा कि हमारी स्पीड ज़ीरो हो रही है, राइट। सो दिस मीन्स दिस थिंग हैड टू स्टॉप, एंड डी में वो रुक रही है। एंड बाय द वे इट इज़ ब्रेकिंग, सो मतलब उसकी स्पीड गिर रही है और इवेंचुअली वो रुक रही है। सो इसका आंसर जो है वो आपका डी बनता है। Okay, moving on to question number 5, they say that four of the gravitational forces that act between bodies in the solar system are listed below.
सो कह रही जी न्यूटन्स थर्ड लॉ को कौन सी करती है। आई थिंक इस तरह का एक क्वेश्चन आई हैव डन बिफोर एज वेल। आई थिंक ये 2020 या 2018 के पेपर में आया था जहाँ तक मुझे याद है। तो खैर इसको हमने किस तरह करना है। वेल देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ के पेड़ जो होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं जो लगनी ज़रूरी होती हैं। ठीक है, एक तो ये इनका मैग्नीट्यूड में ये इक्वल होनी चाहिए फोर्सेस। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए एक दूसरे से। ठीक है, एंड thirdly they should act on mutually different bodies। इसका क्या मतलब है म्यूचुअली डिफरेंट बॉडीज़? यानी कि लेट्स से ये आपकी दीवार है या आप खड़े हैं और फॉर सम रीज़न आपको किसी पे गुस्सा चढ़ता है और आप दीवार को जाके चपेट लगा देते हैं। ठीक है, इट्स अ वायलेंट एग्जाम्पल बट लेट्स से यू डू दैट। तो जब आप चपेट लगाएंगे दीवार को तो यू विल एक्चुअली अप्लाई ए फोर्स ऑन द वॉल, लेकिन वापसी में आपके हाथ पे क्यों दर्द होती है, मतलब आपको क्यों फील होता है कि यार मुझे दर्द हो रही है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ आपने वॉल पे फोर्स लगाई, वॉल ने वापसी पे आप पे फोर्स लगाई, इसको मैं एफ प्राइम कह रही हूँ। सो इन दिस केस दो ही बॉडीज थी, एक ने एक पे फोर्स लगाई फिर दूसरी ने उस पे लगाई। सो दिस मीन्स म्यूचुअली डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, सो पी क्यू आर एस को देख लेते हैं। कहते हैं द फोर्स ऑन द मून ड्यू टू द अर्थ। अच्छा, इसका एक तो सबसे सिंपल एग्जांपल है, हम पेड़ की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि बॉडीज़ सेम होनी चाहिए। यहाँ पे मून एंड अर्थ की बात हो रही है, यहाँ पे अर्थ एंड सन की बात हो रही है, यहाँ पे अर्थ एंड मून की बात हो रही है, यहाँ पे मून एंड सन की बात हो रही है। मैं बगैर इसको सोचे आई कैन क्लियरली सी कि मून एंड अर्थ दो दफ़ा पी और आर में आ रहा है, लेकिन क्यू एंड एस के अंदर अर्थ एंड सन है और मून एंड सन है। दीज आर नॉट म्यूचुअली डिफरेंट बॉडीज़। आपके पास दो ही बॉडीज़ हैं, एक ने एक पे फोर्स लगाई, उसने वापसी पे लगाई। अगर ये अर्थ एंड सन था तो फिर इसको भी अर्थ एंड सन होना चाहिए था या सन एंड अर्थ होना चाहिए था। ठीक है, सो दिस cancels out Q and S straightforward according to this third property, और आपका आंसर पी एन आर बनता है यानी कि बी बनता है। सो आपके पास अर्थ है, अर्थ का छोटा इर्द मून उसके इर्द ऑर्बिट कर रहा है, अर्थ जो है इसको अपनी तरफ पुल करती है और बिकॉज न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर अर्थ इसको पुल कर रही है तो मून भी अर्थ को पुल करता है। इसकी वजह से टाइड्स बनती हैं, इफ़ यू डिड नॉट नो दैट बिफोर। सो इसलिए इसका आंसर जो है वो पी एन आर है, दैट इज़ बी। Okay, question number 6. A parachutist of mass 60 kg falls at a steady speed of 10 meters per second. What the gravitational field strength G is 10 Newton per kg. What is the upward force acting on the parachutist? तो ये जी आप हैं, आपने स्काई डाइविंग के बारे में सोचा और ये आपका पैराशूट है। ठीक है, एंड यू आर जस्ट सिंपली फॉलिंग। इसके चार हाथ मैंने बना दिए। अच्छा, यू आर फॉलिंग एंड यू वे योर मास इज 60 kg और आप जिस स्पीड पे नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि ये स्टेडी स्पीड है, इट मीन्स कि यू आर ऑलरेडी एट टर्मिनल वेलोसिटी, एंड इफ़ यू आर एट टर्मिनल वेलोसिटी तो इसका मतलब है कि आपकी जो मतलब जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो चुकी हुई है, ज़ीरो हो चुकी हुई है। सही है, अब अगर आपकी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गई है ना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। when you reach terminal velocity it means you reach a constant speed जो यहाँ पे given है as 10 meters per second, because they said steady, I know it's a constant speed और constant speed गिरते हुए सिर्फ तब होती है जब आप terminal velocity को reach कर लेते हैं। so this means कि आपकी जो resultant force है that is equal to zero। अब अगर आपकी resultant force zero है तो इसका मतलब है कि फिर आपकी जितनी भी forces हैं, यानी कि इसको I will say it in this way, जो आपकी force है in the x axis की डायरेक्शन दैट शुड बी ज़ीरो, और आपकी जो फोर्स y axis की डायरेक्शन में दैट शुड आल्सो बी ज़ीरो। सो दिस मीन्स कि सम ऑफ द फोर्सेस इन द x axis एंड द सम ऑफ द फोर्सेस इन द y axis बोथ ऑफ देम शुड बी ज़ीरो। अच्छा, सो x axis के अंदर तो कोई फोर्स लग नहीं रही, वो तो वैसे ही ज़ीरो है। सो हाउ अबाउट वी लुक एट द y axis, बिकॉज उन्होंने कहा है अपवर्ड फोर्स, राइट। सो इसके अंदर व्हाट आई कैन सी हियर इज़ बेसिकली कि डाउनवर्ड फोर्स हमारा वेट है एंड वेट होता है mg, यानी कि 60 इंटू 10 विच इज़ 600 न्यूटन। नाउ अगर मेरा वेट नीचे को लग रहा है तो जो भी अपवर्ड फोर्स है, वैसे वो एयर रेजिस्टेंस होती है बाय द वे, लेकिन नीचे 600 न्यूटन लग रहा है तो अगर मेरी रिजल्टेंट फोर्स हैज़ टू बी ज़ीरो इन दी वाई एक्सिस तो फिर जो ऊपर भी फोर्स लगेगी इट नीड्स टू बी 600 न्यूटन, एंड दैट्स वाई द आंसर वुड बी डी।
Okay, moving on. Question number 7. A force moves a box up a rough slope. Rough का मतलब क्या है? इसका मतलब है slope के ऊपर आप friction experience करेंगे जब आप move करेंगे. So they're saying the diagram shows four forces acting on the box. Which force is due to friction? देखिए आप डब्बे को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं. फ्रिक्शन हमेशा अपोज करती है मोशन को. अगर आप डब्बे को ऊपर पुश कर रहे हैं तो जो फ्रिक्शन लगेगी वो फिर नीचे को लगेगी. और अगर आप डब्बे को नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं यानी इधर लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर फ्रिक्शन ऊपर को लगेगी. ठीक है. इट्स बेसिकली the younger sibling in the family who always has to oppose you. Although I don't have younger siblings, but friction is kind of like that. उसको हमेशा oppose करने की आदत है. So wherever there's going to be motion in whichever direction, it will try to oppose it. अब मुझे क्या पता किस डायरेक्शन में हम मूव करें. तो उन्हें सीधा सीधा कहे कि we move a box up a rough slope. तो हम इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं. तो फिर friction will oppose it and the answer would be C. Okay. Question number 8. The mass of object P is greater than mass of object Q. The objects contain different amounts of matter and have a different resistance to change of motion. Which row is correct? अच्छा, अब उनने कहा है कि इन ऑब्जेक्ट्स के पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ मैटर है. ठीक है. अब मेरे से आप पूछ सकते हैं भाई अमाउंट ऑफ मैटर क्या होता है. तो जब हम मास को डिफाइन करते हैं ऑफ अ बॉडी तो हम कहते हैं मास इज सिंपली द अमाउंट ऑफ मैटर इन द बॉडी. ठीक है. दिस इज हाउ वी डिफाइन मास. तो अगर वो ये कह रहे हैं कि P का जो मास है दैट इज ग्रेटर देन द मास ऑफ Q, सो दिस मीन्स द अमाउंट ऑफ मैटर in P is the amount of matter in P should also be greater than the amount of matter in Q. So greater amount of matter किस में होगा भाई? P में होगा. So I can cancel out C and D. I always love doing questions by elimination. आगे उन्हें कहे विच विल शो ग्रेटर रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ मोशन. ये रेजिस्टेंस होती क्या है? ये जो चेंज ऑफ मोशन की होती है इसको हम कहते हैं इनर्शिया. दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मास. किसी चीज़ के पास मास होगा वो इनर्शिया हमेशा शो करेगी. आपको कोई धक्का दे तो आप ऐसे नहीं होता कि बस उसे धक्का दी और आप फ़ौरन जो है उस धक्के के फ्लो में चले जाते हैं, बट रादर आपकी बॉडी एक रेजिस्टेंस ऑफर करती है और अमूमन आप उसको रेजिस्ट करते करते गिर जाते हैं. आप गाड़ी में जा रहे होते हैं, ब्रेक लगती है, आप अचानक से आगे क्यों होते हैं? बिकॉज आप उस मोशन के आदी थे. जब गाड़ी ने कहा या मोशन ने कहा कि भाई अब रुकना है तो आपकी बॉडी ने रेजिस्टेंस शो की उस चेंज को. इसको हम इनर्शिया कहते हैं इन वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी देसी मैनर. सो inertia is a property of mass and it is directly proportional to mass. जितना ज़्यादा mass होता है बॉडी उतना ज़्यादा inertia ही शो करती है. now for example अगर एक बहुत ही हेल्दी इंसान है और एक बहुत ही थिन इंसान है, अगर आप उस थिन इंसान को धक्का लगाएंगे तो चांसेस आर कि वो बहुत आराम से आगे को चला जाएगा या गिर जाएगा. लेकिन अगर आप एक हेल्दी इंसान को धक्का लगाएं तो वो हो सकता है अपनी पोजीशन से हिले ही ना. दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इनर्शिया. उसका मास ज़्यादा था इसलिए उसकी इनर्शिया भी ज़्यादा होगी. तो जी इसका फिर आंसर क्या होगा? जिसका मास ज़्यादा है उसी का इनर्शिया ज़्यादा है. तो इसका जो आंसर है वो बन जाता है ए, विच इज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ मोशन. या इनर्शिया भी किसका ज़्यादा है? पी का ही होगा. Okay, question number 9. Four objects of different masses are situated in places with different gravitational field strengths. With which object has the greatest weight? अब हम weight का एक कॉलम बना लेते हैं. I hope आपको पता है weight is equal to mg. So I'm just going to multiply these together. So अच्छा वैसे तो I can directly tell नहीं वैसे directly tell भी करना मुश्किल ही है. So let me actually use my calculator. So we have 3 into 10.4. ठीक है जी. So this is 31.2. Then we have 3.5 into 9.5. This is 33.25. फिर आपके पास 4 into 10.2 है. This is 40.8. And then I have 4.5 into 9, which is 40.5. So we can clearly see कि सी का जो सी का जो वेट है वो ज़्यादा है. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. यूनिफॉर्म मीटर रूल इज बैलेंस्ड बाय 4 न्यूटन वेट एज शोन. व्हाट इज़ द वेट ऑफ द मीटर रूल? अच्छा जी, ये आपने पिवट रखा हुआ है अपना. इसके अबाउट हमने देखना है किधर किधर फोर्स लग रही है. ये फोर्स लग रही है और एक उसका अपना वेट है. और अगर एक चीज़ लाइक यूनिफॉर्म होती है तो हमेशा उसके मिड पॉइंट पे
ही उसका सारा का सारा वेट एक्ट करता है। इसको हम कहते हैं एज सेंटर ऑफ मास। वैसे रियलिटी में तो एक्ट नहीं कर रहा होता, दिस इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस के इंस्टेड आपको ये पूरा इसके सारे पार्टिकल्स के साथ डील करना पड़े, हम कोई एक पॉइंट चूज़ कर लेते हैं जहाँ पर हम कंसिडर करेंगे उसका सारा वेट अपेयर्स टू बी, सॉरी, मास अपेयर्स टू बी। Alright, so what is the weight? We can find that out. If this is balanced, this means कि आपका जो principle of moments है वो इधर लग रहा है, which is anti-clockwise moments is equal to clockwise moments. So ये आप देख सकते हैं फोर्स इधर को लगेगी, पिवट्स की लेफ्ट साइड पे है, सो ये इधर घुमाने की कोशिश करेगी विच इज़ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी। और ये वेट जो है इसको इस तरह घुमाने की कोशिश करेगा बिकॉज इट्स ऑन द राइट साइड, दिस विल बी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है। सो आई नो कि ये जो है एंटी क्लॉकवाइज, इसमें फोर्स लग रही है, मतलब अगर आपको आता है ऑलरेडी फॉर्मूला F1 D1 इज इक्वल टू F2 into D2, so that's force is basically 4. Distance is 10. I'm not going to convert the units because अगर आपकी दोनों साइड पे सेम यूनिट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। एंड दिस फोर्स राइट हियर इज़ W which I don't know, बट जो उसका डिस्टेंस है क्योंकि ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे लोकेटेड है, इट्स अ यूनिफॉर्म मीटर रूल, तो इसका मिड पॉइंट 50 सेंटीमीटर है। ये पिवट इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से 10 सेंटीमीटर है, ये पूरी की पूरी चीज़ 50 सेंटीमीटर है। सो फिर ये कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। So this will be 40. You can see this is 40 divided by 40, which is 1. So 10 का आपका आंसर बन रहा है A. अच्छा, question number 11. A large hook sticks into a pencil. The hook and pencil are balanced on the edge of a table as shown. Where is the center of mass of the hook and pencil? अच्छा, तो आपके पास एक लार्ज हुक है, उसके अंदर आपने वो मतलब पेंसिल के अंदर लगा दिया उसको, और ये जो पूरी चीज़ है ये आपके पास अब बन रही है एज योर क्या नाम है, एज वन ऑब्जेक्ट, और वी डीलिंग विद दीज एज वन ऑब्जेक्ट। एंड सो देर सेइंग कि आपने हुक एंड पेंसिल को बैलेंस कर दिया है, ठीक है, ऑन द एज ऑफ ए टेबल। सो देर सेइंग वेयर इज़ द सेंटर ऑफ मास लोकेटेड। तो देखें ये बिल्कुल वो वाली बात है कि आपने एक लैमिना लिया और आपने उसको पेन लगाई और आपने उसको डिस्प्लेस किया, और जब आपने डिस्प्लेस किया, जब वो फ्रीली सस्पेंड होकर रुकी, तो उसके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के नीचे हम कहते हैं कि उसका पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। और उसको कंफर्म करने के पहले हम डिफरेंट पॉइंट से दोबारा ही हरकत करते हैं और जहाँ वो इंटरसेक्ट करते हैं हम उसको कहते हैं उसका सेंटर ऑफ मास है। तो अगर आपकी पेंसिल बैलेंस हो गई है, ठीक है, इफ़ इट हैज़ बैलेंस्ड लाइक दिस, तो फिर इसका मतलब है कि जो आपका पॉइंट है जहाँ पे वो बैलेंस हुई उसके डायरेक्टली बिलो आपका जो क्या नाम है सेंटर ऑफ मास जो है वो होगा। सो इसलिए इसका आंसर जो है वो बी बनता है। ए इसलिए नहीं हो सकता, अगर आप दूसरे तरीके से भी सोचें तो यू हैव दिस ऑल ऑफ दिस इन ए, ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो है वो बी के, अगर हम बी में देखें तो बी में यू हैव दिस, ठीक है, एंड यू कैन सी के ये पेंसिल है, पेंसिल कितनी कोई ज़्यादा आपकी वो होती है यहाँ पर, फिर भी लाइक यू कैन सी कि वो क्या लाइक क्या मैसेज ऊपर नीचे सेम हो सकते हैं। सी तो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता। सी इज़ बेसिकली दिस विच इज़ लाइक दिस मच एंड देन ऑल ऑफ दिस, ठीक है, और डी तो वैसे ही सीन से बाहर है, तो इसका आंसर बी बनता है। अगर आप उस तरीके से नहीं ढूंढना चाहते, एज अ सेड दिस इज़ द पॉइंट वेयर इट केम टू रेस्ट, तो उसके डायरेक्टली बिलो होगा आपका वो पॉइंट। Alright, so question number 12. The diagram shows a graph of load against extension for a material which at which point is the limit of proportionality. तो ये जी आपका limit of proportionality का point है, because आपकी limit of proportionality से पहले पहले तक वो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन लोड एंड एक्सटेंशन मेंटेन रहती है, उसके बाद नहीं रहती। सो अगर आप नोट करें तो ए तक वो मेंटेन्ड है, उसके बाद ये कर्व बन गई है। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते तो लाइन स्ट्रेट होती, कर्व ना होती, तो इसके बाद वो लाइन कर्व हो रही है, इसका मतलब है कि प्रोपोर्शनैलिटी नहीं होल्ड हो रही, तो इसलिए इसका आंसर ए है। Okay, question number 13. A length of metal wire is made from a radioactive isotope of the metal. The diagram shows masses suspended from the end of the wire. The masses are removed from the wire. Which property changes? अच्छा, so क्या चीज़ चेंज करेगी? तो आपके पास एक मेटल वायर है, ठीक है, और आपके पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं
जो आपने उसके साथ लगाए हुए हैं और आपने उन masses को suspend किया हुआ है। तो देखें, half life of the isotope is not dependent on masses. Half life is something which is constant. You name a specific radioactive material, it has a specific half life. That's it. उसके कितनी अमाउंट है, किधर पड़ा हुआ है, इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती उसकी हाफ लाइफ। सो हाफ लाइफ तो इसका आंसर नहीं हो सकता। फिर मास ऑफ द वायर पे अगर हम बात करें, तो आप ये तो मतलब ठीक है, आप ये masses को तो चेंज कर सकते हैं। जब आप उन लाइक masses को रिमूव करेंगे वायर से, आप यहाँ से मास तो हटा देंगे, लेकिन क्या वायर का अपना मास चेंज होगा? नहीं होगा, राइट? वो तो जो पहले था वही बाद में आपने बस एक एडिशनल मास इधर लगा दिया है। अगर आप एक ट्रॉली लेके जा रहे हैं और उस ट्रॉली के अंदर आपने जो है वो एक मास रख दी है ऊपर, ठीक है? तो अगर आपसे कोई कहे कि भाई मैंने इस मास को हटा दिया, क्या ट्रॉली का मास चेंज हुआ है? तो ट्रॉली का मास चेंज नहीं हुआ, बिकॉज इट्स मोर लाइक ट्रॉली का जो अपना मास है वो हमेशा वही रहेगा, चाहे आप उसके ऊपर एक और मास लगा दें। हाँ, इनका कंबाइंड मास चेंज हो जाएगा, दैट इज़ ट्रू, कि अगर मैं इधर से वेट हटा दूँ, लेकिन जो ट्रॉली का अपना मास है वो चेंज नहीं होगा जस्ट बिकॉज उसके ऊपर एक और मास आ गया। एज ए सेड, कंबाइंड मास एंड ट्रॉली का मास अपना अपना है, वायर का मास और फिर इस पूरी चीज़ का कंबाइंड मास अलग है। तो अगर आप मास को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द वायर, तो वायर का मास चेंज नहीं होगा, सिर्फ कंबाइंड मास चेंज होगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल, ऑब्वियसली इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मास लगाएं ना लगाएं, मेटल को क्या फ़र्क पड़ेगा, राइट? मेल्टिंग पॉइंट इज़ अगेन अ प्रॉपर्टी ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट। आप पानी की बात करते हैं, आपको पता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है। तो देर इज़ नो इफ्स एंड बट्स टू दैट। इसमें प्रेशर और चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ये सीन देखने को नहीं मिलता। सो इसका आंसर बी बनता है, और दैट मेक सेंस वाई, बिकॉज जब आप मैसेज लगा देंगे तो ये वायर स्ट्रेच कर जाएगी, थोड़ा सा क्या कर जाएगी, स्ट्रेच कर जाएगी। और जब आप इन मैसेज को रिमूव कर देंगे तो ये वायर जो होगी कंप्रेस कर जाएगी। अगर आपको कभी क्वेश्चन में एमसीक्यू में कन्फ्यूजन हो कि यार इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, उससे पिछले वाला एमसीक्यू देखें या उससे बाद में आने वाला एमसीक्यू देखें, आपको टॉपिक का अंदाज़ा हो जाएगा। टॉपिक क्या चल रहा है हमारा, इट इज़ बेसिकली हुक्स लॉ। टॉपिक चल रहा है हमारा फोर्स और एक्सटेंशन का, उसके बिल्कुल आगे ये क्वेश्चन आ रहा है। तो दैट मीन कि ये भी फिर भाई फोर्स एंड एक्सटेंशन का ही कोई मामला चल रहा है, ठीक है? खैर, इसका आंसर आपका बी बनता है। होप के आपको ये समझ आ गई है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो उन्हें कहा द डायग्राम शोज ए मैनोमीटर कंटेनिंग मर्करी दैट इज सील्ड एट वन एंड। तो जी मैनोमीटर हम वैसे यूज़ करते हैं किसी गैस का प्रेशर निकालने के लिए। तो उन्हें कहा जी व्हाट हैपन्स टू द डिस्टेंस h व्हेन द मैनोमीटर इज टेकन हायर अप अ माउंटेन। देखिए, जब आपका एल्टीट्यूड बढ़ता है ना, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपका जो एयर का प्रेशर है, ठीक है, एयर का जो प्रेशर है वो ड्रॉप कर जाता है। और ये वैक्यूम है, ठीक है, इसको छोड़ दें, लेकिन यहाँ से जो प्रेशर आ रहा है वो बेसिकली एयर का आ रहा है, एयर का अपना प्रेशर आ रहा है, राइट? तो अगर आप एल्टीट्यूड पे उसको ले जाते हैं, मतलब उसका बढ़ा देते हैं एल्टीट्यूड, तो एयर प्रेशर ड्रॉप करेगा। तो इट्स मोर लाइक कि ऊपर से जो फोर्स आ रही है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फोर्स अगर कम हो जाएगी तो ये थोड़ा सा रिलैक्स फील करेगा अंदर वाला जो आपका मर्करी है, और ये ऊपर राइज कर जाएगा। और अगर ये ऊपर राइज करेगा तो क्या हो रहा है, आपका ये जो डिस्टेंस है एज, ये कम हो रहा है, राइट? सो इसका मतलब है कि डिस्टेंस, एक तो एज डिक्रीज करेगा, ये बात अंडरस्टूड है। क्यों करेगा? बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विद हाइट, ठीक है? तो 14 का जो आंसर है वो ए बनता है। होप दिस इज क्लियर। Question number 15. The pressure on the gas contained in a sealed syringe is slowly doubled. The volume of the gas halves, which must be true about the density and temperature of the gas. अच्छा जी, बात इतनी सी है कि जब ये जो आपका बेसिकली जो बात हो रही है वो बॉयज़ लॉ की हो रही है, और अगर आपको याद हो तो उस बॉयज़ लॉ के अंदर हमेशा कहा जाता था कि आपका टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। वो हमेशा कहते थे जी प्रेशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस at constant temperature. So the temperature has to be constant. Understood. So A, B and D eliminate हो गया, तो पीछे क्या बच गया आपके पास, C। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 15 का, C बन जाएगा। और वैसे डेंसिटी क्यों इंक्रीज करती है, तो भाई इसका आंसर ये है कि डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट? तो आप जब प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, राइट, प्रेशर को बढ़ाने का मतलब है कि ये पहले आपके पास प्रेशर था, अब आपके पास ये डबल प्रेशर हो चुके हैं, वॉल्यूम हाफ हो गई है। अब वॉल्यूम अगर हाफ हो रही है, राइट, तो इसको क्या होगा, ये आपकी वन हाफ हो रही है। दीज आर द डेंसिटी
इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम गिर रही है तो फिर प्रेशर कह रही हूँ डेंसिटी जो है वो बढ़ेगी, सो इट विल इंक्रीज। Okay, question number 16. An object is lifted. Which expression gives the increase in gravitational potential energy of the object? तो ये तो बहुत ही आसान सा आंसर है। इसका आंसर है जी, आपने mgh लगाना होता है अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। और ये जो mg अगर आप नोट करें तो हमें पता है वेट इज इक्वल टू mg, सो आई कैन ऑल्सो से दिस इज वेट इनटू हाइट। सो ए में कहते हैं मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, ये मोमेंटम होता है, ये गलत है। मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, ये फोर्स होती है। The rate at which work is done, that is basically power. So the weight multiplied by the increase in height, so this is the answer. अच्छा जी, अब कहते हैं जी the diagram shows a small car of mass 500 kg approaching a hill. It moves up the hill with constant speed के साथ। अच्छा जी, so they're saying the gravitational field strength is this much, and ignoring friction, how much work is done in moving the car up the hill. देखिए, अगर मुझे वर्क डन निकालना है ना, तो मुझे फोर्स और डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स पता होना चाहिए। अब गाड़ी यूं जा रही है, ठीक है, डिस्टेंस तो मुझे पता है, लेकिन क्या मुझे फोर्स पता है कि क्या फोर्स लग रही है गाड़ी को ऊपर लेके जाने में? तो आई डोंट नो दैट, राइट। हाउएवर अगर आप नोट करें तो आपको एक और डिस्टेंस भी दिया गया है, एंड दैट इज द हाइट विच इज़ 10 मीटर्स, एंड यू आर ऑल्सो गिवन द मास। दिस शुड क्लिक समथिंग इन योर हेड। आपको पता है वर्क डन इज अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी। एवरी सिंगल टाइम यू आर डूइंग वर्क यू आर एक्चुअली ट्रांसफरिंग एनर्जी। अब जब ये गाड़ी इस टॉप पोजिशन पे पहुंचेगी तो इसके पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी, और उस ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी mgh के इक्वल, विच इज़ 500 इंटू 10 एंड दिस टर्न्स आउट टू बी बेसिकली 50,000। सही है। अच्छा, अब ये मेरे पास क्या आ गया, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसके टॉप पे इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ये है और कोई फ्रिक्शन नहीं थी, तो गाड़ी जितना भी काम कर रही थी वो सिर्फ और सिर्फ उसका ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में कर रही थी, वो और किसी चीज़ में नहीं कर रही थी। सो इसका आंसर आपके सामने है। अगर मैं इसको एज 5.0 लिखूँ, सो दिस इज़ 1 2 3 4, सो इट इज़ रेज़ टू द पावर ऑफ 4, एंड इसका आंसर बन जाएगा आपका बी। Okay. Question number 18. Which method of producing electricity does not use an AC generator? आपको पता होना चाहिए AC generator जो है वो आपका किधर लगता है, ठीक है। उन्होंने कहा किधर ये यूज़ नहीं हो रहा। सो AC generator जो है वो आपका बेसिकली इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और ये जहाँ जहाँ आपका टर्बाइन घुमाने का कॉन्सेप्ट है वहाँ वहाँ आपका जनरेटर यूज़ होता है, ठीक है। विंड टर्बाइन, इसमें आप क्या करते हैं, आप विंड से टर्बाइन घुमाते हैं। जब टर्बाइन घूमते हैं तो आगे जनरेटर लगा होता है, वो आपका एसी जनरेटर होता है, ठीक है। फिर वेव एनर्जी जनरेटर्स की बात करें, दोबारा वेव्स जब आती हैं वो टर्बाइन घुमाती हैं, उससे फिर एसी जनरेटर आगे लगा होता है। जियोथर्मल में जो आपकी अंडरग्राउंड हीट है उसको यूज़ करके आप जो स्टीम है उसको यूज़ करके आप बेसिकली टर्बाइन घुमाते हैं, उससे अगेन आगे जनरेटर लगा होता है। जितने भी आपके पावर स्टेशन हैं जहाँ पर पहले टर्बाइन घूमती है और उससे आगे हमेशा एक जनरेटर लगा होता है, और वो जनरेटर हमेशा एसी जनरेटर होता है। तो इसका आंसर बी बनता है, बिकॉज सोलर पैनल्स में कोई टर्बाइन नहीं घुमाना होता, आपके सोलर सेल्स लगे होते हैं जो बेसिकली सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी। Question number 19. Three solar panels have a total area of 7.2 per meter square. Together they produce this much power. Area of each panel receives this much energy from the sun in 1 second. What is the efficiency of the solar panels? अच्छा देखिए, एफिशिएंसी निकालने के कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी को आप यूँ भी कर सकते हैं कि आपकी यूज़फुल पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल पावर इनपुट, और क्योंकि परसेंटेज में गिवन है तो हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू ए परसेंटेज। अगर आप नोट करें तो निकाय जी टुगेदर दे प्रोड्यूस 1 किलोवाट्स ऑफ पावर, ये वो पावर आउटपुट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने निकालना है कि ये पावर इनपुट कितनी ले रहे हैं, मतलब इनको सन से आ कितनी पावर रही है, ठीक है। सो पावर का एक फॉर्मूला होता है विच इज़ वर्क डन ओवर टाइम, या फिर इसको हम एनर्जी ओवर टाइम भी कहते हैं। सो आपको एनर्जी गिवन है, ठीक है। उन्होंने कहा ईच पैनल रिसीव्स दिस मच एनर्जी विच इज़ 0.80 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3, ये एनर्जी आ रही है। और उन्होंने कहा एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ ईच पैनल। अब यहाँ पर अगर आप नोट करें, उन्होंने कहा आपके पास 3 सोलर पैनल्स हैं जिनका टोटल एरिया 7.2 है।
तो अगर आपका 1 मीटर स्क्वायर ऑफ ईच पैनल रिसीव्स 0.80 किलो जूल्स, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 7.2 के साथ, क्योंकि ये आपका इतनी एनर्जी 1 मीटर स्क्वायर को आ रही है। तो हम 7.2 के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 7.2 से इस पूरी एनर्जी को, और वी विल डिवाइड इट बाई टाइम विच इज़ बेसिकली 1 सेकेंड ओवर हियर। सो लेट मी सी इसका आंसर क्या आता है। हम कैलकुलेटर पे जाएंगे। 0.8 इंटू 10⁻³ इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 7.2 के साथ। सो मेरा आंसर आ रहा है एज 5760 विच इज़ बेसिकली वाट्स। इसको अगर मैं किलो वाट्स में लिखूँ, इट इज़ 5.760 किलो वाट्स। तो अब मेरे पास पावर इनपुट भी है और पावर आउटपुट भी है। तो ऑल आई एम गोइंग टू डू इज़ पावर आउटपुट जो है वो मेरी आ रही है एज 1 किलोवाट, और मेरी पावर इनपुट जा रही है 5.760। You'll just put it in the calculator, multiply this by 100. Let's see what we get. Alright, so I'm getting 17%. तो उसका आंसर जो होगा वो होगा B। तो इधर से आप ये चीज़ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोलर सेल्स आर नॉट वेरी वेरी efficient. अच्छा, question number 20. A student suggests 3 different definitions for power. Which definitions are correct? So energy transfer per second बिल्कुल ठीक है। power work done over time होती है, और power आपकी energy over time होती है। So if you're saying it is energy transfer per unit time, that's perfectly fine. उसके बाद उन्होंने कहा फोर्स इनटू द डिस्टेंस मूव्ड। अच्छा, इस पे हम अभी आते हैं। थर्ड में उन्होंने कहा जी रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम इज़ बेसिकली रेट। तो रेट जी ऑफ डूइंग वर्क है, बिल्कुल ठीक है। आप देख सकते हैं ये भी आपकी डेफिनेशन में आता है। और यहाँ से आप बेसिकली जो चीज़ देख सकते हैं वो ये है कि फोर्स इनटू डिस्टेंस जो होता है दैट इज़ वर्क डन। सो दैट्स नॉट पावर, दैट इज़ वर्क डन। वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम जो होता है वो फिर आपको पावर दे सकता है। तो उसमें 1 और 3 सही है, इसका आंसर सी है। सो दिस इज़ द पार्ट 1 फॉर दिस पेपर। आई विल बी बैक विद द सेकेंड पार्ट जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से 40 करेंगे। अगर आपको ये वीडियोज़ हेल्पफुल लगती हैं दैन गिव दीज थम्स अप, मे बी सब्सक्राइब टू द चैनल and hit the bell icon because I will be posting very very often now. So till the next time, Khuda Hafiz and take care.